हेलो फ्रेंड्स, जीके प्रिंस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम्स के प्रैक्टिस सेट का। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट पहला होगा जिसमें हम सामान्य जानकारी यानी जीके, जीएस और हिंदी के देखने वाले हैं। टोटल 75 क्वेश्चन के होंगे जिसको हम डिटेल वाइज देखेंगे, यानी कि आपको एक क्वेश्चन से लगभग दो से तीन या तीन से चार क्वेश्चन जो है उससे तैयार होंगे। ठीक है, इसलिए वीडियो को पूरा देखेगा, एंड तक देखेगा, तभी आपके एग्जाम्स के लिए जो है फायदा हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग नए हैं चैनल पर, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सामान्य जानकारी, और ये लिया गया है यूथ के बुक से। ठीक है, पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें दिया गया कुछ इस तरीके से कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो है किस वर्ष में किया गया था। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था, यह क्वेश्चन है। ठीक है, सामान्य जानकारी जीके जीएस से क्वेश्चन है। अब इसमें आपको बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो भाषा के आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन किया गया था उसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1956। 1956 में ये फर्स्ट टाइम किया गया था जो है राज्यों का पुनर्गठन, जो कि ये किस पर था तो भाषा के आधार पर था। ठीक है, और इससे एक क्वेश्चन ये बनता था कि मतलब बनता है कि राज्यों के पुनर्गठन के लिए केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में जो है ये जो है राज्य पुनर्गठन आयोग का जो है गठन किया। तो ये उनको अध्यक्ष बनाया गया था, उनका नाम था फजल अली। ये नाम याद रखिएगा, फजल अली। ठीक है, फजल अली के बाद अगर हम बात करें तो इनके अन्य सदस्य में कौन कौन से, तो हृदयनाथ कुंजरू थे, के एम पडिक्कर थे। तो ये दो लोग अन्य सदस्य के रूप में चुने गए थे। ये राज्य पुनर्गठन आयोग का जो है आयोग का जो है गठन कब किया गया था, तो 1953 में इसका गठन किया गया। ठीक है, यद्यप आयोग ने 16 राज्य और 3 केंद्र संघ शासित जो है राज्य के गठन का सुझाव दिया था, लेकिन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत जो है 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र का गठन फर्स्ट टाइम किया गया था। तो इसलिए 1956 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जापान में एक होन्शु नामक द्वीप है और वो द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसका आंसर बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो जापान में जो होन्शु नामक द्वीप है वो तेल के लिए प्रसिद्ध है। आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, होन्शु, होन्शु शब्द जो है ये, इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, इसका बताना है। जापानी भाषा है, जापानी लैंग्वेज है, और इसका अर्थ होता है जो है जो है जापानी भाषा में मुख्य प्रांत। होन्शु जापान का जो है सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, होन्शु मीन्स मुख्य प्रांत, मुख्य प्रांत, जो कि जापान का क्या है सबसे बड़ा द्वीप है, और यह दुनिया का 7वां सबसे बड़ा द्वीप के अंतर्गत आता है। इस द्वीप का अधिकतर भाग पहाड़ी है जिस पर बहुत से ज्वालामुखी भी फैले हुए हैं। यह द्वीप तेल, जस्ता और तांबा के लिए जो है प्रसिद्ध है। ठीक है, यह द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है, तेल, जस्ता और तांबा के लिए जो है प्रसिद्ध है। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के बेस्ट बुक के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसमें चक्षु प्रकाशन की ये बुक आई है, जिसमें आप इसको जो है बाई कर सकते हैं। और इसमें अगर हम बात करेंगे तो सिलेबस के अनुसार देखा जाए तो सॉल्व पेपर भी दिया गया है टोटल, और इसके साथ ही साथ इसमें प्रैक्टिस सेट दिया गया है। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आप इसको लेकर बाई करके खरीद के जो है आप इसमें लगा सकते हैं। बहुत अच्छे जो है बुक है, और इसमें क्वेश्चन भी बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात, तो ये बुक जो है आप खरीद सकते हैं कॉम्बो पैक के रूप में, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए निकाला गया, जिसमें रीजनिंग का और सामान्य हिंदी का अलग से बुक निकाला गया है। साथ ही साथ इसके संबंधित परीक्षा गाइड, स्टडी गाइड दिया गया, जिसमें आपको थ्योरी पोर्शन वन लाइनर मिल सकता है। ठीक है, और ये प्रैक्टिस सेट होगा जो आप जो है कॉम्बो पैक के माध्यम से खरीद सकते हैं, ऑनलाइन भर खरीद सकते हैं और स्टोर पर भी जाके खरीद सकते हैं। चलिए आगे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं अपना। तो दिया गया है कि भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया है। ठीक है, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता या स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, माना जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसके अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, स्थानीय स्वशासन का जनक जो है भारत में किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। ठीक है, रिपन को माना जाता है, और आंसर इसका हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रिपन। रिपन को जो है स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। अब इसमें एक क्वेश्चन ये बनता है कि स्थानीय स्वशासन की शुरुआत कब से हुई थी, तो स्थानीय स्वशासन की शुरुआत हुई थी सन 1882 में। ठीक है, सन 1882 में स्थानीय स्वशासन की जो है शुरुआत हुई थी, 1882 में। और ये रिपन के कार्यकाल में ही हुआ था। उस समय रिपन जो है यहाँ का वायसराय था, तो उसके कार्यकाल में हुआ था।
और जिस कारण जो है रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। अब रिपन के द्वारा कुछ प्रमुख कार्य किए गए हैं, जैसे कि इसने जो है वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट था उसको जो है इसको समाप्त किया था, तो प्रेस एक्ट वर्नाकुलर वाला, तो इसने 1882 में उसको समाप्त किया। साथ ही साथ इसके अलावा प्रथम फैक्ट्री एक्ट इसी के कार्यकाल में आया। फैक्ट्री एक्ट जो है इसी के कार्यकाल में आया था 1881 में, ठीक है। कब आया था? 1881 में। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो प्रथम नियमित जनगणना की जो शुरुआत हुई थी इसी के कार्यकाल में हुई थी। जनगणना की शुरुआत किसके कार्यकाल में हुई थी? तो रिपन के ही कार्यकाल में हुआ था 1881 में, ठीक है। इसके बाद स्कूली शिक्षा है तो जो हंटर कमीशन की जो नियुक्ति हुई थी, हंटर कमीशन की नियुक्ति हुई थी इसी के कार्यकाल में। कब हुआ था? 1882 में। इसके बाद इल्बर्ट एक बिल विवाद आया था, इल्बर्ट बिल विवाद, ठीक है। तो ये भी इसी के शासनकाल में कार्यकाल में आया था 1882 ईस्वी में। इसके अलावा एक और था अकाल संहिता की स्थापना। अकाल संहिता की, उस समय अकाल खूब पड़ा था तो उससे संबंधित अकाल संहिता की स्थापना जो है किया गया था 1883 में। अकाल संहिता 1883 में इसकी स्थापना किया गया था। तो ये इतने जो प्रमुख कार्य जो थे, किए गए कार्य थे रिपन के द्वारा, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें देखिए कितने सारे क्वेश्चन बन गए एक साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी ने सबसे पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव दिया था? सबसे पहले 1935 में किसने संविधान सभा का सुझाव दिया था? इसका आंसर बताना है। नेहरू, गांधी, या फिर जेपी नारायण, या फिर एम एन रॉय। तो अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। एम एन रॉय ने सुझाव दिया था, आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1935 में, ठीक है। इन्होंने एक संवैधानिक सभा की मांग की थी। संविधान सभा का विचार जो है एम एन रॉय के दिमाग की उपज थी। ब्रिटिश सरकार ने जो है लिनलिथिगो प्रस्ताव, या फिर उसको अगस्त प्रस्ताव भी कहते हैं, लिनलिथिगो प्रस्ताव को, तो ये कब आया था? अगस्त प्रस्ताव 1940 में, जो कि ये द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर जो है संविधान सभा के गठन पर विचार की बात कही थी, ठीक है। निश्चित आश्वासन इसने नहीं दिया था। और क्रिप्स प्रस्ताव इसके बाद आया, क्रिप्स प्रस्ताव, ठीक है। क्रिप्स प्रस्ताव भी पूछा जाता है कब आया, तो ये आया था 1942 में, 1942 में। और इसको इसी में ही सर्वप्रथम भारतीयों की संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया था। तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है और स्वीकार्य है? ठीक है, वर्तमान अगर कंप्यूटिंग क्षेत्र में, कंप्यूटर के क्षेत्र में देखेंगे तो इस समय पूरे विश्व में कौन सा कोड का प्रयोग करते हैं और जो है स्वीकार्य भी है, तो वो उस कोड का क्या नाम है? ASCII, ASCII नाम है। आंसर इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इसका जो है फुल फॉर्म है। और वर्तमान कंप्यूटिंग में अगर देखा जाएगा तो ये विश्व में प्रयोग किया जाने वाला कोड है, समस्त सारे विश्व में जो है प्रयोग किया जाना, जिसका उपयोग कंप्यूटर में टेस्ट को लिखने के लिए, निरूपित करने के लिए जो है किया जाता है। और इस कोड में 7 या 8 बिट का इस्तेमाल होता है, ये भी याद रखिएगा, 7 या फिर 8 बिट। ये पूछा जा सकता है कितने बिट, तो 7 या 8 बिट का इस्तेमाल किया जाता है। तो आंसर ए पार्ट आपका हो जाए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है व्हेन द रिवर फ्लिप्स, व्हेन द रिवर स्लीप्स उपन्यास है और इस उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? व्हेन द रिवर स्लीप्स उपन्यास का नाम है और ये उपन्यास जो है किसके द्वारा लिखा गया है, इसके लेखक का कौन है या लेखक कौन है? ऑप्शन में दिया गया है कुछ इस तरीके से। आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन, स्टेरिन कायर। कौन है? स्टेरिन कायर। कायर ने लिखा है व्हेन द रिवर स्लीप्स, व्हेन द रिवर स्लीप्स। आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? ठीक है, नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है हर वर्ष, तो वो कितना, टोटल कितना मतलब दिया जाता है वर्ष, ये बताना है। तो टोटल उसकी संख्या होती है 6। कितनी होती है? 6 संख्या होती है जो कि नोबेल पुरस्कार के रूप में प्रदान किया जाता है। ये जो है नोबेल फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। स्वीडिश वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल, उसकी याद में शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा किस किस क्षेत्र में, तो शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, शांत साहित्य हो गया, भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता है, नहीं कि फिजिक्स के क्षेत्र में। साथ ही साथ रसायन के क्षेत्र में दिया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके अलावा अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमी के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा मैथ यानी कि गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो यही 6 प्रकार से दिया जाने वाला सर्वोच्च जो कि पुरस्कार है विश्व का। इसकी शुरुआत अल्फ्रेड नोबेल ने किया था कब? 1901 में। कब किया गया था? 1901 में इसकी शुरुआत हुई थी। और पहले ये नोबेल जो पुरस्कार था ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता था।
अर्थशास्त्र के लिए पुरस्कार जो है स्वीडिश बैंक के द्वारा, तो अपनी ये 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जो 1969 से ये जो है अर्थशास्त्र के लिए भी प्रारंभ किया गया। इसे अर्थशास्त्र में नोबेल स्मृति पुरस्कार भी कहा जाता है। तो इस तरीके से ये नोबेल पुरस्कार का इतिहास रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको हम WWW कहते हैं, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में आया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो वर्ल्ड वाइड वेब की अगर हम बात करेंगे, जिसको हम WWW कहते हैं, इसका आविष्कार टिम बर्नर्स ली ने किया था। किसने किया था? टिम बर्नर्स ली ने किया था। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। WWW जो है ये हाइपर लिंक द्वारा आपस में जुड़े हुए सूचनाओं का विशाल समूह होता है, जिसे इंटरनेट पर वेब ब्राउजर की उपयोगी सेवा होती है, ठीक है। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, तो जल्लीकट्टू किसके साथ जुड़ा हुआ है? ठीक है, जल्लीकट्टू जो है ये अगर हम बात करें तो एक प्रकार का ये क्या है? ये खेल है, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये क्या है? ये खेल है। ये किस राज्य में खेला जाता है? तो ये तमिलनाडु राज्य में खेलते हैं, ठीक है। तमिलनाडु राज्य में जल्लीकट्टू तमिलनाडु में खेला जाता है। और अगर हम बात करें तो इसमें से किससे जुड़ा हुआ है? तो ये पोंगल त्योहार से जुड़ा है। पोंगल क्या है? पोंगल एक प्रकार का त्योहार है, तो ये पोंगल त्योहार से जुड़ा हुआ है। पोंगल त्योहार से जो है जुड़ा हुआ है, ठीक है। पोंगल त्योहार पर यह आयोजित किया जाता है, इसीलिए त्योहार से जुड़ा हुआ मान लिया जाता है। और इस खेल के तहत गांव के ताकतवर और मजबूत बैलों की सींग में सिक्कों से भरी थैली बांधी जाती है और उस बैल को लोगों की भीड़ में खुला छोड़ दिया जाता है। फिर लोग उस सिक्के की थैली को प्राप्त करने के लिए बैल को काबू में करने का प्रयास करते हैं। जो उस बैल को काबू कर लेता है उसे विजेता घोषित करके इनाम दे दिया जाता है। तो ये खेल होता है, बहुत ही खतरनाक खेल है। आंसर इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है, किसमें उपलब्ध है? ठीक है, महिलाओं के लिए जो आरक्षण उपलब्ध है, इनमें से जो ऑप्शन दिया गया है चारों में, इनमें से किसमें जो है आरक्षण प्रदान किया गया है? तो अगर हम देखें आंसर की, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, पंचायती राज निकायों में जो है महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान किया गया। संविधान का जो संशोधन हुआ था 73वां और 74वां, वो पंचायतों से संबंधित थी, पंचायतों को शक्ति प्रदान की गई और उनके नियमित चुनाव होंगे। सभी स्तरों पर जो है महिलाओं के लिए 1/3 जो है आरक्षण का प्रावधान भी किया गया इसी के तहत, ठीक है। उनकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने के लिए जो है राज्य वित्त आयोग का गठन का इसमें प्रावधान किया गया। और यह जो है किसके द्वारा? तो राज्यपाल के द्वारा गठित किया जाएगा, मतलब गठित होगा। पंचायतों को 11वीं और 12वीं अनुसूची में दिए गए विषय उस पर कार्य करने की पूर्ण शक्ति प्रदान की गई। अब 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 18 विषय हैं, ठीक है। तो ये सभी दिया गया चीजें इसमें थी, तो आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष में हुई थी? ठीक है, सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी ये बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत में सबसे पहली जनगणना की अगर हम बात करेंगे तो 1872 में हुआ था। 1872 में सर्वप्रथम हुआ था और उस समय उसका किसका कार्यकाल था? तो मेयो का कार्यकाल चल रहा था, ठीक है, मेयो का कार्यकाल। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम अगर नियमित जनगणना की बात करेंगे, यानी कि लगातार जनगणना जब से हो रही है हर 10 साल पर, तो वो हुआ था 1881 में, ठीक है, 1881 में। और इस समय कार्यकाल जो था वो रिपन कर रहा था, ठीक है, रिपन कर रहा था। तो आंसर आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1872। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है? इनमें से तो प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ रोजगार की अगर हम बात करेंगे इनमें से, तो पुजारी जो होता है वो प्राथमिक क्षेत्र के सेक्टर से जुड़ा हुआ नहीं होता। बाकी टोकरी बुनने वाला, माली, कुम्हार, ये सभी जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र जो है प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट उपयोग पर जो है आधारित अर्थव्यवस्था होती है, जबकि पुजारी इसके अंतर्गत नहीं आता। प्राथमिक रोजगार में कृषि आता है, ठीक है, कृषि से संबंधित जितनी चीजें हैं वो सभी आती हैं। और वानिकी हो गया, ठीक है, ये भी प्राथमिक क्षेत्र में आता है। साथ ही साथ मछली पकड़ना यानी कि मत्स्य पालन भी आ गया किसमें? प्राथमिक क्षेत्र में। इसके अलावा खनन भी प्राथमिक क्षेत्र में होता है। सेकेंडरी सेक्टर में देखा जाए यानी कि द्वितीय क्षेत्र में, तो विनिर्मित वस्तुओं का उत्पादन होता है। और तीसरे क्षेत्र में देखा जाए तो सेवाओं से संबंधित चीजें आती हैं, ठीक है। तीसरे क्षेत्र में क्या आती हैं? सेवाएं से संबंधित चीजें आती हैं। तो इस तरीके से अगर पुजारी की बात करेंगे तो ये तीसरे क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISDN एक दूर संचार प्रौद्योगिकी है जहां क्या? तो ऑप्शन में इस तरीके से दिया गया है कि कहां पर जो है दूरसंचार प्रौद्योगिकी है उसके माध्यम से क्या होता है। तो ISDN की अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ISDN का ISDN इसका फुल फॉर्म क्या बनता है? तो इसका फुल फॉर्म बनता है इंटीग्रेटेड जो है इंटीग्रेटेड सर्विसेज, ठीक है, सर्विसेज, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल
डिजिटल नेटवर्क, ठीक है, इसका फुल फॉर्म बनता है डिजिटल नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म बनता है। अब ये फुल फॉर्म हो गया, तो इसमें क्या होता है, तो ये जो है डिजिटल टेलीफोन जो सेवा होती है, जैसे कि ध्वनि है, वीडियो है, डाटा, इसको प्रदान करने का एक अंतर्राष्ट्रीय मानक होता है। तो आंसर इसका ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, क्या हो जाएगा, इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद और डिजाइनर कौन था, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद और डिजाइनर अगर हम बात करेंगे यानी कि आर्किटेक्चर, तो वो थे लुटियंस। कौन था? लुटियंस। उसका नाम क्या है? एडविन लुटियंस। तो आंसर इसका हो जाएगा ए ऑप्शन। इसके पहले भारत की राजधानी क्या हुआ करती थी? तो दिल्ली के पहले भारत की राजधानी जो हुआ करती थी वो कलकत्ता हुआ करती थी, ठीक है, लेकिन 1911 ईस्वी में ये दिल्ली को जो है भारत का राजधानी बनाया गया। तो इस तरीके से इसका आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 21 दिसंबर 2021 को नागर विमानन मंत्री वीके सिंह द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगभग कितने हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 52 हेक्टेयर। आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट 52 हेक्टेयर। और ये किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के निर्माण के लिए जो है ये 52 हेक्टेयर का जो है भूमि का अधिग्रहण किया गया है? तो वो है जेवर में, नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नोएडा जेवर जो कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के लिए जो ये जो है अधिग्रहण किया गया है। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 दिसंबर 2021 को वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी यानी वाडा जिसको कहते हैं, इसके द्वारा किस वर्ष की डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन रिपोर्ट जो है प्रकाशित किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट 2019, ठीक है। जो उल्लंघन रिपोर्ट 2019 आई थी, एंटी डोपिंग रूल वायलेशन 2019 को कहते हैं, ये प्रकाशित किया गया था। और ये अगर हम बात करेंगे तो 20 दिसंबर 2021 को ये प्रकाशित हुआ था, ठीक है। तो आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की देखते हैं। तो संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित रखता है या करता है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा डी पार्ट 91वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 2003 में। कब हुआ था? 2003 में, ठीक है। इसके द्वारा केंद्र तथा राज्य में मंत्री परिषद के मंत्रियों की संख्या सदन के कुल संख्या सदस्यों के 15% से अधिक नहीं हो सकती, ये इसमें प्रावधान है। तो आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहां मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था? यानी हुमायूं की मृत्यु हो गई, इसके बाद हुमायूं की कैसे मृत्यु हुई, कब मृत्यु हुई? हुमायूं की मृत्यु हुई थी 1556 में, ठीक है, जनवरी 1556 में। एक भवन है दीन पनाह भवन नाम है, ठीक है, दीन पनाह भवन। दीन पनाह भवन में जो एक जो है पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी स्थित थी, उसकी सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई। इसके बाद इसको समाचार जैसे सुना बैरम खां, तो बैरम खां ने अकबर को जो है 14 वर्ष में ही, 14 वर्ष की उम्र थी उस समय अकबर की, और उसको जो है कलानौर में, उसमें कलानौर में था वो, कलानौर कहाँ पड़ता है? पंजाब में, ठीक है, कलानौर कहाँ पड़ता है? पंजाब में। और ये दीन पनाह भवन जो है ये दिल्ली में थे। ये दिल्ली में हुमायूं की मृत्यु हुई और पंजाब में उसमें अकबर था, तो वहीं पर जो उसको सिंहासन पर राज तिलक करके बादशाह घोषित कर दिया गया था, ठीक है। तो और इस तरीके से बैरम खां कौन था? बैरम खां जो था वो अकबर का संरक्षक था। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति जो है निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? इनमें से देखा जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी। आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट। इन्हें जो है निर्विरोध सर्वसम्मति से चुना गया था। आंसर सी ऑप्शन कब हो जाएगा? इन्हें कब चुना गया था? 1977 को, ठीक है, 1977 इसका आंसर हो जाएगा। 1977 आंसर क्या हो जाएगा? 1977। 26 मार्च 1977 को जो है इनको लोकसभा का स्पीकर चुना गया, सॉरी, और 13 जुलाई 1977 को इन्होंने पद छोड़ दिया गया था। अब इसके बाद इन्हें 21 जुलाई 1977 को जो है चुनाव अधिकारी ने प्रेस को सूचित किया कि नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध जो है चुनाव जीत गए हैं। तो इस तरीके से ये भारत के 8वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो रेडियो तरंग का वेग कितना होता है? रेडियो तरंग का वेग कितना होता है? तो रेडियो तरंग के अगर हम वेग की बात करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो रेडियो तरंग का वेग होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। क्या होता है? ये लगभग जो है अगर देखा जाए तो रेडियो तरंग का लगभग वेग जो होता है ये लाइट के वेग के बराबर होता है, ठीक है, प्रकाश के वेग के बराबर होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एफएम प्रसारण बैंड किसके बीच होता है? मतलब कौन से रेंज के बीच होता है ये बताना। तो एफएम जो प्रसारण बैंड होता है यानी तो उसकी अगर हम बात करें तो वीएचएफ रेंज के बीच होता है। वीएचएफ क्या है? वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, इसका फुल फॉर्म है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, जिसका रेंज कितना होता है? 30 मेगाहर्ट्ज से लेकर 300 मेगाहर्ट्ज तक इसका जो है रेंज होता है।
तो VHF के मध्य होता है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है, भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है। तो इसका अगर आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, 4.67 सेंटीमीटर पर सेकंड इसकी जो है चाल होती है। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, तो नदी के प्रवाह को हम मापने के लिए क्यूसेक मीटर का प्रयोग करते हैं। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। व्यू फोर्ट स्केल पर जो है समुद्र में हवा की गति को मापते हैं। रिक्टर स्केल में हम किसको मापते हैं, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। एनीमोमीटर में हम किसको मापते हैं, तो पृथ्वी तल पर हवा की गति को मापा जाता है। तो इस तरीके से ये सारे मीटर हो गए नापने वाले। अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से दिया गया कि सुपरसोनिक स्पीड मापने की यूनिट क्या होती है। ठीक है, सुपरसोनिक स्पीड जो है इसको मापने की यूनिट क्या होती है, इकाई क्या होती है, तो हम सुपरसोनिक स्पीड को हम किस में मापते हैं, मैक में मापते हैं। ठीक है, किस में मापते हैं, मैक में। तो मैक इसका आंसर हो जाएगा, मैक। अगला क्वेश्चन है खाद्यान्नों के संरक्षण है तो निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो खाद्यान्नों के संरक्षण के लिए हम इनमें से अगर देखा जाए तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सोडियम बेंजोएट का फार्मूला क्या होता है, Na। ठीक है, NaC7H5O2 ये सोडियम बेंजोएट का जो है फार्मूला होता है और इसको हम खाद्यान्नों को संरक्षण के लिए प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो किसी स्थान पर आर्द्रता जानने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें से किसका प्रयोग करेंगे किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए, तो हम हाइग्रोमीटर का प्रयोग करेंगे। आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा, हाइग्रोमीटर। वो कौन सी पर्यावरणीय परत है जो विकिरण को वापस पृथ्वी में प्रत्यावर्तित करती है। तो इसमें अगर देखा जाएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, स्ट्रेटोस्फेयर। क्या हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर से टकराकर पृथ्वी पर वापस आती है और ये समताप मंडल, यानी इसको हिंदी में क्या कहते हैं, समताप मंडल होता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं समताप मंडल, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, समताप मंडल। ठीक है, तो इससे टकराकर जो है वापस आ जाती है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य उदय योजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो उदय की अगर हम बात करेंगे तो उदय का फुल फॉर्म क्या बनता है, उदय का योजना का फुल फॉर्म बनता है उज्जवल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना। ठीक है, उज्जवल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना जो उदय योजना का ये जो है फुल फॉर्म बनता है। अब इसका शुभारंभ जो किसने किया, तो नरेंद्र मोदी ने किया था और नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा 5 नवंबर 2015 को जो है इस योजना का शुभारंभ किया गया था। ठीक है, 2015 को इस योजना का शुभारंभ किया गया था। ये अगर हम बात करें तो पहला राज्य जो बना है वो झारखंड राज्य बना है। ठीक है, आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने। एक ही बार बने थे और वो किस वर्ष बने थे ये आपको जानना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट टाइम बने थे, वही लास्ट था उनका, महात्मा गांधी का। तो इन्होंने 1924 में अध्यक्षता किया था। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये कांग्रेस का 40वां अधिवेशन था जिसको महात्मा गांधी ने जो है अध्यक्षता की थी। और ये कहाँ पर हुआ था, तो ये बेलगांव में हुआ था। बेलगांव कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। बेलगांव कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। तो वहीं पर इन्होंने अध्यक्षता की थी। ठीक है, 1923 का अधिवेशन जो हुआ था वो अबुल कलाम आजाद जो है उसकी अध्यक्षता की थी दिल्ली में। इसके बाद अगर हम बात करें 1923 में 39वां अधिवेशन हुआ, जिसका अगर बात करें तो मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा किया गया था काकीनाडा में। ठीक है, इसके बाद 1922 में जो 38वां अधिवेशन था वो देशबंधु चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था गया में। इसके बाद 1925 माने 24 के बाद 25 में अगले साल 41वां अधिवेशन हुआ, तो उसको श्रीमती सरोजिनी नायडू ने किया था कानपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रीमी लेयर किससे संबंधित है। क्रीमी लेयर क्या है भैया, क्रीमी लेयर क्या हो जाएगा, क्रीमी लेयर जो है सामाजिक और आर्थिक हालात से संबंधित है। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1971 में सत्तानाथन आयोग के द्वारा सत्तानाथन आयोग बनाया गया था एक, इन्हीं के द्वारा जो है ये क्रीमी लेयर शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, 1971 में 1971 में। ठीक है, तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 दिसंबर 2021 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा किस उत्तर पूर्वी राज्य में REHAB परियोजना की शुरुआत की गई। तो इसमें अगर देखा जाएगा तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट। ठीक है, त्रिपुरा। आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट त्रिपुरा। आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट त्रिपुरा। त्रिपुरा में जो है शुरुआत किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 13 दिसंबर 2021 को किस राज्य संघ शासित क्षेत्र ने जो है जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण पर एक पूर्ण पाठ्यक्रम विकसित किया और संबंधित पाठ्यक्रम शुरू करने वाला पहला राज्य भी बन गया है। तो वो हो जाएगा महाराष्ट्र। आंसर डी पार्ट हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है,
महाराष्ट्र राज्य सरकार ने जो है जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण पर एक पूर्ण पाठ्यक्रम विकसित किया। तो आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन है लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम ये स्थित है हैदराबाद में। आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट, हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद कहाँ पड़ता है? तेलंगाना में। हैदराबाद कहाँ पड़ता है? तेलंगाना में। ठीक है, अगला क्वेश्चन 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा उत्तर प्रदेश के झांसी के गरौठा में कितने मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क की आधारशिला रखी गई है? तो ये जो रखा गया है ये कितने मेगावाट का है? तो ये 600 मेगावाट का है। कहाँ पर रखा गया? तो झांसी का गरौठा गांव है वहां पर रखा गया है। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट 600। आंसर क्या हो जाएगा? 600 मेगावाट, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की उत्तर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लाल रक्त दिखाई देने का कारण क्या होता है? तो लाल रक्त इसलिए दिखाई देता है क्योंकि उसमें जो होता है हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण जो है रक्त का रंग जो है लाल होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो होता है नीले पीले प्रकाश को क्या करती है? अवशोषित कर लेती है, और जब वह ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो ये लाल दिखाई पड़ते हैं। इसलिए आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 17 दिसंबर 2021 को जो है किस राज्य सरकार ने तमिल थाई वाजतू गीत को जो है राज्य घोषित किया? ये किस राज्य सरकार का राज्य गीत घोषित किया गया है? जो कि नाम है तमिल थाई वाजतू। तो ये घोषित जो किया गया है ये तमिलनाडु राज्य का है। आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाए, तमिलनाडु राज्य का। इस गीत को किसने जो है लिखा गया है, किसके द्वारा? तो मानेने मनियम, ठीक है, मनोनमनियम सुंदरम पिल्लई के द्वारा लिखा गया है ये गीत, याद रखिएगा। और अगर हम बात करें तो इसको 55 सेकंड में गाया जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर 2021 के मध्य स्पेन में आयोजित डेविस कप 2021 का खिताब जो है, डेविस कप 2021 का खिताब मारिन सिलिच को पराजित करके किसने जीता? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डेविस कप 2021 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीते हैं डेनियल मेदवेदेव। ठीक है, डेनियल मेदवेदेव हैं, जो कि इन्होंने जो है दूसरे एकल मैच में मारिन सिलिच को हराकर जो है रूस को क्रोएशिया पर जो है 2-0 की बढ़त दिलाई थी। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार जो है एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता से संबंधित पुरस्कार है। तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। इसको शुरुआत कब किया गया था? तो 1961 में शुरुआत किया गया था। आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखेंगे सामान्य हिंदी से। सामान्य हिंदी से क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन सामान्य हिंदी का दिया गया, समास बताइए। भरपेट, भरपेट में कौन सा समास है? तो भरपेट में कौन सा समास होगा? इसका अगर हम विग्रह करेंगे तो भरपेट इस तरीके से इसका विग्रह होगा। इसमें अगर हम समास की बात करेंगे तो देखिए इसमें कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास होगा। अव्ययी भाव, क्योंकि भरपेट में भर जो शब्द है वो अव्यय होता है। अव्ययी भाव समास में पहला पद जो होता है अव्यय होता है तथा यह वही प्रधान होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट करेक्ट। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दिन बैठे बैठे ये बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदवी छुट और किसी बोली का पुट ना मिले। पंक्ति किस लेखक की है? यह पंक्ति जो है किस लेखक की है, किसने जो है लिखा हुआ है, ये बताना। ठीक है, तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो ये मुंशी इंसा अल्लाह खां के द्वारा कही गई पंक्ति है। तो आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मुंशी इंसा अल्लाह खां की एक कृति है रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी इन्होंने ही लिखा है। रानी केतकी की कहानी, जो कि याद रखिएगा इन्होंने ही लिखा है, इन्हीं के द्वारा लिखा गया। और ये जो है शब्द जो है वाक्य जो है ये इसी में है वाक्य, ये वाक्य इसी में है। तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्रिया विशेषण अव्यय चुनना है। क्रिया विशेषण अव्यय इनमें से कौन होगा? तो क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं कि तो क्रिया की विशेषता जो बताए उन शब्दों को क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। अगर देखा जाए कुत्ता भौंक रहा है, राम खाना खा रहा है, अधिक मत बोलो, या राधा रात भर जागती रही। तो इसमें अगर देखा जाएगा तो क्या आंसर हो जाएगा? तो आंसर की बात करेंगे तो डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, राधा रात भर जागती रही, इसमें क्रिया विशेषण अव्यय है। अब अगर हम बात करें क्रिया विशेषण अव्यय की तो इसमें 4 प्रकार होते हैं मुख्यतः। पहला होता है कालवाचक क्रिया विशेषण, जैसे कि कभी कभी, प्रायः, सदा, दिन भर, रात भर, ये हो गया कालवाचक के उदाहरण। दूसरा आता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जैसे कि कम, अधिक, ज्यादा, ये सभी हो गया। इसके बाद तीसरा आता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जिसके अंतर्गत उदाहरण की बात करें तो अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, ये सब हो गया। फिर आता है चौथा रीतवाचक क्रिया विशेषण, जिसमें धीरे, तेज, धीरे धीरे, अचानक, ये सब इसके अंतर्गत जो उदाहरण में आता है। ठीक है, तो राधा रात भर जागती रही, इसमें कौन सा विशेषण हो जाएगा? तो कौन सा क्रिया विशेषण है? तो इसमें जो है
कालवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है, कालवाचक क्रिया विशेषण है। तो इस तरीके से कालवाचक क्रिया विशेषण है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए एक दिया वाक्य अधिक मत बोलो, अधिक मत बोलो में अगर हम बात करेंगे इसमें निपात कौन सा है, तो निपात भी पूछा जाता है। याद रखिएगा मत शब्द जो है ये निपात के अंतर्गत आता है। तो आंसर इसका मतलब मत शब्द याद रखिएगा निपात होता है, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे मत जो है रीतवाचक क्रिया विशेषता के रूप में भी प्रयुक्त होता है, लेकिन डी ऑप्शन इसका जो है हो जाएगा करेक्ट सही, क्योंकि इसमें ये निपात के अंतर्गत आ जाता है। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जीवनी है इनमें से, कौन जीवनी है इनमें से, मतलब जीवनी के रूप में कौन सा लिखा गया है। अतीत के चलचित्र है, चिंतामणि है, आवारा मसीहा है, नीड़ का निर्माण फिर, इसमें से कौन एक जीवनी की प्रकार है। तो जीवनी के प्रकार की अगर हम बात करेंगे तो आवारा मसीहा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जीवनी है और ये किसके द्वारा रचित है, तो ये विष्णु प्रभाकर लेखक थे, उनके द्वारा रचित है, विष्णु प्रभाकर ने इसको लिखा हुआ है। तो ये आवारा मसीहा जो है रचित विष्णु प्रभाकर के द्वारा रचित है, प्रसिद्ध। ये बंगला लेखक जो एक है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, उनकी ये जीवनी है आवारा मसीहा, ठीक है। और अतीत के चलचित्र की बात करेंगे तो ये जो है किसके द्वारा रचित है, तो ये जो है एक रेखा चित्र एक प्रकार का, और ये जो है महादेवी वर्मा ने इसको लिखा है, महादेवी वर्मा ने इसको लिखा हुआ है, ठीक है। और एक बात अगर हम चिंतामणि की करते हैं तो चिंतामणि जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रचित एक निबंधात्मक जो है ग्रंथ है, ठीक है। और नीड़ का निर्माण फिर जो है ये हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है ये। तो इस तरीके से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन 43 से 45 जो है ये अपठित गद्यांश है, गद्यांश को आप पढ़िएगा। हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। गद्यांश से पहला क्वेश्चन है, गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा। तो आप जब गद्यांश को पूरा पढ़ेंगे तो आपको शीर्षक निकल के आएगा कि ये गद्यांश किसके बारे में बात कर रहा है, तो वही शीर्षक हो जाता है। तो गद्यांश का जो शीर्षक होगा इसमें सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। धन और मनुष्यता के बारे में बात की गई है, तो आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उपरोक्त गद्यांश के अनुसार संसार में किस तरह के मनुष्य की पूजा होती है, ठीक है। तो आप जब गद्यांश को पढ़ेंगे तो इसका राइट आंसर निकल के आएगा डी पार्ट, जो सच्चे मनुष्यत्व के लिए कार्य करता है उसकी पूजा होती है। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। धन की पूजा से क्या अभिप्राय है। इस गद्यांश को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि धन कमाने वाला अधिक नाम नहीं कर पाता। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द छांटिए। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा लिखा हुआ है, सही रूप से कौन सा लिखा हुआ है ये बताना है। तो जो सी पार्ट में अभ्यस्त लिखा हुआ है ये सही है, बाकी सारे गलत हैं। तो आंसर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द जो है तुर्की भाषा का नहीं है इनमें से, मतलब तुर्की भाषा का कौन सा शब्द प्रयोग नहीं है इसमें से। तो अगर हम देखें पैगंबर की बात करें तो पैगंबर जो है तुर्की शब्द नहीं है, तुर्की भाषा का ये नहीं है, बल्कि ये किस भाषा का है, तो ये अरबी भाषा का होता है, ठीक है। पैगंबर अरबी भाषा का है। बाकी अगर हम बात करेंगे बेगम, चेचक, बारूद, ये सभी तुर्की भाषा के शब्द हैं। जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है, तो जल प्राण पुत्र जो है ये सभी तीनों ये जीवन का अनेकार्थी है। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, जीवन का अनेकार्थी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो उपवाक्य पहचानिए। इनमें से वो आदमी जो कल आया था आज भी आया है, इसमें किस प्रकार का उपवाक्य का प्रयोग किया गया है। तो इसमें अगर देखा जाए तो विशेषण उपवाक्य का प्रयोग किया गया है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। जिसमें अगर बात करें जो कल आया था, ये जो कल आया था ये क्या है, एक प्रकार का ये विशेषण उपवाक्य के अंतर्गत आता है, उदाहरण है। तो आंसर इसका जो क्या हो जाएगा बी पार्ट। इसको कैसे पहचानेंगे, तो इसमें क्या होता है कि प्रायः जो, जैसा, जितना, ये सब प्रयोग अगर हो बीच में तो वो वहां से क्या हो जाएगा विशेषण उपवाक्य के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है, ठीक है। इनमें से बताना कि कौन सी ध्वनि जो है इनमें से महाप्राण ध्वनि के अंतर्गत नहीं आती। इनमें से कौन सी ध्वनि है जो महाप्राण ध्वनि के अंतर्गत नहीं आती, इनमें से बताना क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। महाप्राण ध्वनियों की अगर बात करेंगे इनमें से तो जा जो है ये महाप्राण ध्वनि नहीं होती। आंसर इसका क्या हो जाएगा, जा हो जाएगा। महाप्राण ध्वनि जो है जा नहीं होती, ठीक है। तो आंसर इसका जो है सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। महाप्राण ध्वनियों के उच्चारण में क्या होती है कि हकार जैसी ध्वनि विशेष रूप से रहती है। इसमें वायु जो है अधिक मात्रा में लगती है। प्रत्येक वर्ग का जो दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है वो क्या होता है महाप्राण। यानी अगर का वर्ग में देखते हैं तो का वर्ण हो जाएगा खा, का, खा, ग और घा, ये पहला सॉरी अगर हम बात करते हैं क्या कहा गया, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, ठीक है। तो का वर्ग में अगर हम का वर्ग में देखते हैं, दोबारा देख लेते हैं, ठीक है। का वर्ग में अगर हम देखेंगे तो दूसरा यानी का खा हो गया, और इसके बाद चौथा ग घा तो घा हो गया। इस तरीके से का घा और घा ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये महाप्राण व्यंजन के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है।
तो इस तरीके से पहचानने के लिए ये होता है आंसर इसका सी ऑप्शन में चा छ जा जो आता है तीसरा वर्ण हो जाता है, इसीलिए जो है महाप्राण के अंतर्गत नहीं आएगा। और झा जो है ये चौथा वर्ण है, इसलिए महाप्राण हो जाएगा। तो महाप्राण पहचानने का तरीका आप जानेंगे, दूसरा और चौथा वर्ण जो है महाप्राण होता है, पहला तीसरा महाप्राण नहीं होता है, ये याद रखिएगा। भाई पहला तीसरा क्या होगा, पहला तीसरा जो होता है वो अल्प प्राण होता है, अल्प प्राण। पहला तीसरा पांचवा तीनों वर्ण पहला 1 3 5 यानी विषम वाले जितने हैं अल्प प्राण में, साथ ही साथ य र ल व जो है ये भी अल्प प्राण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पद वया प्रत्यय लगाने से जो है बना है, वया प्रत्यय लगाने से कौन सा बना है। तो अगर हम देखेंगे इसमें सी पार्ट में खा जो खवैया जो लिखा है खवैया, ठीक है, खवैया में वो क्या है, खाना क्रिया है, और इसमें वैया पद लगाएंगे तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, खवैया शब्द बन जाएगा, ठीक है। ये एक कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में एक देवता का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। निर्जर, तिरदस, किंकर, गीवाड़। अगर हम देखा जाएगा देवता के पर्यायवाची में तो किंकर जो है देवता का पर्यायवाची नहीं होता, आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। यह किसका सेवक, यह जो किसका होता है तो सेवक का पर्यायवाची होता है। किसका पर्यायवाची होता है, सेवक का पर्यायवाची होता है। सेवक के पर्यायवाची में नौकर, चाकर, दास, ठीक है, भृत्य, परिचारक, चेरा, ये सभी क्या होता है, ये सब सेवक के पर्यायवाची के अंतर्गत आते हैं। तो ये चीजें हो गई। अब अगर हम बात करें इसमें तो निर्जर, तिरदस, दिगेवाड़ ये सब देवता के पर्यायवाची होते हैं। अमर, देव, सुर, विबुध, अमृतेश, अपहर ये सब क्या है, अपहर ये सब जो है देवता के पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन, साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है। साकेत महाकाव्य है, इसके रचयिता कौन है ये बताना है। साकेत महाकाव्य के रचयिता की अगर हम बात करेंगे तो मैथिली शरण गुप्त है, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। गौ प्लस चरत, गौ चरत जो दिया गया है, ये गौ प्लस चरत ये किस मतलब इसकी संधि क्या होगी, अगर इसको हम जोड़ेंगे तो संधि क्या बन के आएगा, तो ये आ जाएगा गौश्चरत, गौश्चरत आ जाएगा, आंसर सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये कौन सी संधि है, तो जहां पे दो बिंदु आ जाएगा वो विसर्ग संधि के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है, विसर्ग संधि के अंतर्गत आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ठेठ हिंदी का ठाठ, ये किसकी रचना है। ठेठ हिंदी का ठाठ जो है किसकी रचना है, तो ठेठ हिंदी का ठाठ जो है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है, आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, तो ये एक उपन्यास है, ये इनके द्वारा लिखित है और ये उपन्यास है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करेंगे इनका एक अन्य उपन्यास है अधखिला फूल, अधखिला फूल, ये भी इन्हीं का ही उपन्यास है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, अधखिला फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य इसमें से छांटना है, अगले क्वेश्चन में शुद्ध वाक्य कौन सा होगा, शुद्ध वाक्य बताना है इनमें से। तो अगर हम देखते हैं उस वन में प्रातः काल के समय का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। दूसरे में दिया गया कि उस समय सुबह के समय का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। फिर इसके बाद दिया गया उस वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। तो देखिए इन तीनों में क्या अंतर है, उस वन में प्रातः काल के समय दिया गया जो कि अनर्थ प्रयोग मतलब व्यर्थ प्रयोग किया गया है। सुबह के समय तो ये भी जो है बहुत मतलब सुबह कह दिएगा तो सुबह का उस समय ही है, सुबह का प्रतीत करा रहा है, ठीक है, बता रहा है। तो इस तरीके से समय शब्द का प्रयोग इसके साथ नहीं होगा, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। यहाँ भी समय प्रयोग होगा सवेरे के साथ जो कि गलत हो जाएगा, तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, ठीक है, इनमें से किसी शब्द में उपसर्ग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। अपवाद, पराजय, प्रभाव, तो अपवाद में अप उपसर्ग आता है, ठीक है, उपसर्ग कहाँ लगता है, तो शब्द के पहले लगता है, तो अप उपसर्ग हो जाएगा। पराजय में कौन सा जो है उपसर्ग है, तो परा उपसर्ग है। प्रभाव में कौन सा है, तो प्र है, ठीक है। ओढ़ना में कोई उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, ये एक क्रिया है, तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है इनमें से, तो स्त्रीलिंग की बात करेंगे तो अहिंसा शब्द क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। शेष सभी पुल्लिंग शब्द हैं, ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द क्या है, अहिंसा शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया। रत्नावली दोहा संग्रह की अगर हम बात करेंगे तो ये रचा गया है जो है रत्नावली, ठीक है, रत्नावली दोहा संग्रह की रचना रत्नावली के द्वारा किया गया है, तो आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें से हमें फिर लिंग बताना है, मनगढ़ंत ये किस प्रकार के लिंग है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है। तो अगर हम बात करेंगे मनगढ़ंत की तो ये उभय लिंग के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो मनगढ़ंत जो है एक प्रकार का विशेषण शब्द है, ठीक है, विशेषण शब्द है, ये दोनों के लिए प्रयोग हो सकता है, पुल्लिंग के लिए भी और
जो है स्त्रीलिंग के लिए भी। वाक्यांश का एक शब्द बताइए इसमें से, जिसके हृदय में ममता नहीं है उसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे? तो उसको हम कहेंगे निर्मम। क्या कहेंगे? निर्मम कहेंगे। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है? तो किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है? तो इसमें से अगर देखा जाए तो मैं मनुष्य की मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं। तो यहाँ पर इसके बाद मतलब कि दो एक वाक्य था, लेकिन यहाँ पे जो पूर्ण विराम लग गया यानी कि इसको अलग हो गया, लेकिन ये दोनों अगर वाक्य पढ़ते हैं तो दोनों एक ही में वाक्य है, इसलिए गलत हो जाएगा। वो दूर से, बहुत दूर से आ रहा है, यहाँ पे कामा जो है गलत जगह पे लगा है। सुनो सुनो वो गा रही है, अब सुनो सुनो वो गा रही है अगर हम इसमें बात करेंगे तो ये भी गलत है। ठीक है, तो दो बार सुनो सुनो, दोनों की जगह पे एक्सक्लेमेटरी सेंटर लगा हुआ है। इसके बाद है प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ। तो प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ, अगर हम बात करेंगे इसमें तो इसमें प्रिय महाशय के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह होना चाहिए। ठीक है। हाँ, सॉरी माफ करिएगा, इसको हम दोबारा देखते हैं। इसमें दिया है किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं किया गया। ठीक है, हम दूसरा समझ लिए थे, तो इसमें प्रयोग उचित नहीं किया गया। तो अगर देखा जाए मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं, तो इसमें बढ़िया प्रयोग किया गया है, अच्छा प्रयोग किया गया। ठीक है। वो दूर से, बहुत दूर से आ रहा है, तो ये भी सही प्रयोग है। सुनो सुनो वो गा रही है, तो ये भी सही प्रयोग किया गया है। ठीक है। प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ, यहाँ पे गलती किया गया। ठीक है, इसमें प्रिय महाशय के बाद जो है कामा लगा हुआ है और एक कामा ही गलत हुआ है। प्रिय महाशय के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह लगना चाहिए था, जो कि इसमें प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है? इनमें से महाप्राण व्यंजन, अभी मैंने बताया था महाप्राण व्यंजन जो होता है वो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण होता है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण होता है। तो अगर हम देखते हैं भा, पा फा बा भा, तो भा जो है वो क्या है? पाक वर्ग का चौथा वर्ण आता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा महाप्राण व्यंजन। बाकी त द म ये सभी क्या है? अल्प प्राण व्यंजन है। महाप्राण व्यंजन और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, साथ ही साथ ऊष्म वर्ण जितने हैं यानी श स स हा, तीनों स और हा, ये भी जो है महाप्राण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से आघोष वर्ण कौन सा है? आघोष, आघोष वर्ण की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है? इसका परिभाषा कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो होता है और सा सा सा, तीनों सा, ये आघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो पा जो है क्या हो जाएगा? आघोष वर्ण हो जाएगा। ठीक है। निम्न में से कंठ वर्ण कौन सा है? जो कंठ की बोला जाए वो कंठ वर्ण होगा। जैसे कि कंठ वर्ण में अगर देखा जाए तो आ जाता है। ठीक है, छोटा बड़ा अंग मतलब आहा आ जाता है, क ख ग घ और अंगा और हा, ये सभी कंठ वर्ण में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? इनमें से रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द की अगर हम बात करेंगे तो वही शब्द होते हैं, वही शब्द जो स्वतंत्र होते हैं रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है। अगर हम देखें नाक, नाक शब्द क्या है? नाक जो है रूढ़ शब्द है, क्योंकि ये अगर हम बात करेंगे तो ये स्वतंत्र है। ठीक है, रूढ़ शब्द की अगर हम बात करेंगे तो स्वतंत्र है। जैसे कि नाक हो गया, कान है, कलम है, आम है, सब रूढ़ शब्द होते हैं। अगर बनावट के आधार पर शब्द की प्रकार की बात करेंगे तो तीन प्रकार का होता है: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द समझ गए, जो स्वतंत्र हो, आम, नाक, कान, गला, ये सभी क्या है? रूढ़ शब्द है। यौगिक शब्द जो शब्दों के योग से बने हों, यौगिक शब्द होते जैसे कि छात्रावास, विद्यार्थी, दूध वाला, घुड़सवार, ये सब क्या हो गया? यौगिक हो गए। योग रूढ़ शब्द की बात करें तो जो शब्द दो या दो से अधिक खंडों के योग से बनते हैं और अपना समान अर्थ छोड़कर कोई विशेष अर्थ देने लगते हैं, उन्हें योग रूढ़ कहते हैं। जैसे कि पंकज, पंकज का अर्थ की अगर हम बात करेंगे तो पंकज जो होता है वो कमल होता है। ठीक है, पंकज हो गया, पीताम्बर है, चतुर्भुज, ये सभी क्या है? ये सभी योग रूढ़ शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रत्नाकर का सही संधि विच्छेद इसमें से क्या होगा? रत्नाकर, रत्नाकर का होता है रत्न प्लस आकर। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। रत्न प्लस आकर जो होता है इसका सही संधि विच्छेद होता है रत्न प्लस आकर। तो आंसर इसका क्या होगा? ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और ये किस प्रकार की संधि का उदाहरण? तो ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिमान में कौन सा समास है? प्रतिमान में समास की बात करें तो जिसे प्रति उपसर्ग लगा, सॉरी प्रति अव्यय लगा हुआ है। तो प्रति अव्यय या प्रति उपसर्ग जो लगा हुआ है इसी की वजह से अव्यय भाव समास के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है परिक्रमा में क्या कौन सा उपसर्ग है? परिक्रमा में उपसर्ग की बात करेंगे तो परि उपसर्ग लगा होता है, तो आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। भलाई में प्रत्यय कौन सा है? तो भलाई में प्रत्यय की अगर हम बात करते हैं तो प्रत्यय बाधे में लगता है, इसमें आई शब्द लिखा हुआ है। ठीक है, आई, तो आई एक प्रकार का प्रत्यय, जैसे कि भलाई, पढ़ाई, सिलाई, ये सब आई प्रत्यय लगाकर बनाया जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? इनमें से तत्सम शब्दों की अगर हम बात करेंगे तो आलस्य शब्द तत्सम है। आलस्य शब्द क्या होता है? तत्सम होता है। उज्ज्वल तत्सम है, कर्पूर तत्सम है, अग्नि तत्सम, ये सभी तत्सम होते हैं। ठीक है।
अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? अगले क्वेश्चन में बताना तद्भव शब्द इनमें से कौन सा होगा। तो इसमें से अगर देखा जाए तो छत शब्द क्या है? तद्भव है। ठीक है, छत तद्भव है, उजला है, कपूर है, आग है, ये सब तद्भव है। निम्न में से कौन सा शब्द देशज शब्द होता है? तो देशज शब्द क्या होता है? देशज शब्द उन्हें कहा जाता है वह शब्द जिनकी उत्पत्ति का ही पता नहीं चलता हो, वो देशज शब्द हो जाते हैं। जैसे कि खिड़की, खिचड़ी, लोटा, ठेठ, पगड़ी, ये सभी क्या होते हैं? ये सब देशज शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो सी पार्ट हो जाएगा। निम्न में से विदेशी शब्द क्या है? तो अन्य देश के भाषा से आए हुए शब्द को विदेशी शब्द कहते हैं। उदाहरण की बात करेंगे तो अमीर हो गया, ऑर्डर है, लालटेन है, हॉस्पिटल है, अलमारी है, आदमी है, सभी जो है क्या है? विदेशी शब्द है। निम्न में से संज्ञा शब्द कौन सा है? तो संज्ञा शब्द की अगर हम बात करेंगे इनमें से, तो गंगा जो है संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 5 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। ये 5 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं। तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, गंगा किस वाचक के अंतर्गत आएगा? तो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा। गंगा किस वाचक के अंतर्गत आएगा? तो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। ठीक है, आज का वीडियो पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।